फर्स्ट जो बुक है आपकी इतिहास का, एक ही बुक है आपकी, उसी का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेकंड वाला चैप्टर, जैसा कि आपको दिख रहा है और थंबनेल में आप सभी ने देख ही लिया होगा, लेखन कला और शहरी जीवन, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्रताप जी, मनीष जी, आकाश जी, गोविंद जी, सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं शीतल अरोड़ा आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। आपके जो कोर्स में है, पहले थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। मैं कौन सी पुस्तक पढ़ाने वाली हूँ? मैं एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ाने वाली हूँ। अब आप में से कुछ विद्यार्थी आरबीएससी के हैं और कुछ विद्यार्थी सीबीएसई के हैं। आरबीएससी से अभी कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया है। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी तब आपको बता दिया जाएगा। सीबीएसई में फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिलीट किया गया है। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं, चैप्टर ले रहे हैं, वो कॉमन है। सीबीएसई वाले बच्चे हैं आप या कौन से बच्चे हैं? आरबीएससी वाले। दोनों के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, चलते हैं, हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन क्या पढ़ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यानी चैप्टर में कुछ तो खास है जो लेखन कला को इंगित करता है। और चूंकि मेरे विद्यार्थियों आप भी लेखन से संबंध रखते हैं, इसीलिए सबसे पहले ये टॉपिक हमने शुरू किया है। चलिए, इसमें किसके बारे में बताया गया है? इस यूनिट में, इस टॉपिक में शहरी जीवन के बारे में बताया गया है। शहरी जीवन की शुरुआत और लेखन कला के बीच में कोई न कोई संबंध अवश्य रहा, इसी के बारे में इस में बताया गया है। कहाँ पे, किस जगह पे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों? देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम? मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये मेसोपोटामिया क्या कोई जगह का नाम है क्या बच्चों? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, मुझे जवाब दीजिए कि क्या ये मेसोपोटामिया जो मैंने लिखा है, जो हम पढ़ रहे हैं आज के इस चैप्टर में, क्या मेसोपोटामिया कोई जगह है क्या? किस चीज का नाम है मेसोपोटामिया? देखिए, खास बात क्या है, इसी मेसोपोटामिया में ही शहरी जीवन जो है उसकी शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? शहरी जीवन की शुरुआत हुई। संपन्नता की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई बच्चों? संपन्नता की शुरुआत हुई। ये विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मेसोपोटामिया जो है उसकी विशेषताएं क्या है, हम उसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। शहरी जीवन, संपन्नता, और संपन्नता थी तो लेखन कला का विकास हुआ, और लेखन कला का विकास हुआ तो यहाँ पर विशाल और समृद्ध साहित्य जो है हमें प्राप्त होता है। क्या मिलता है? विशाल और समृद्ध साहित्य मिलता है। मेसोपोटामिया की पूरे विश्व को बच्चों क्या देन है? पूरे विश्व को गणित की शिक्षा इसके द्वारा दी गई थी। किसकी शिक्षा दी गई? गणित का ज्ञान जो है, हम इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या गणित के बारे में बताया, क्या खगोल विद्या की जानकारी जो है मेसोपोटामिया के द्वारा हमें प्राप्त हुई। हाँ, आपका जवाब आया क्या? मेसोपोटामिया क्या है? हाँ बच्चों, आपने, काफी बच्चों ने इसका जवाब दिया है। मेसोपोटामिया का क्या मतलब है? मेसोपोटामिया, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा गया है। दो नदियां जो है, देखिए बच्चों, ये जो चैनल है आपका हिंदी मीडियम वाला है, इसलिए इंग्लिश मीडियम का अलग जो चैनल चलेगा उसमें हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी मीडियम। जो 9 से सुबह की आपकी मॉर्निंग वाली क्लासें हैं बच्चों, वो सारी हिंदी मीडियम की है। आपने थंबनेल में देखा होगा, अभी जो ये क्लास चल रही है हिंदी मीडियम की है, इसलिए हम हिंदी में बात करेंगे। मेसोपोटामिया की हम बात करते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, कौन सी दो नदियां? देखिए, दो नदियां थी। कौन सी दो नदियां थी? एक नदी जो थी वो नदी थी बच्चों दजला नदी। कौन सी नदी थी? दजला नदी। और दूसरी जो नदी थी वो कौन सी नदी थी? फरात नदी। और इन दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ एरिया था, कौन सा? बीच का उपजाऊ एरिया जो था बच्चों, उसी को ही क्या कहा गया? मेसोपोटामिया कहा गया। इस उपजाऊ क्षेत्र के लिए शब्द है ये मेसोपोटामिया। बिल्कुल ठीक है गोविंद सिंह जी, आपका जवाब।
दजला और फरात नदी। बिल्कुल मनु जी, आपका ओपी जी, आपका भी सही जवाब है। हम मेसोपोटामिया की बारे में पढ़ रहे हैं। वास्तव में मेसोपोटामिया क्या है बच्चों? मेसोपोटामिया जो है एक यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी जो लैंग्वेज है उसका ये शब्द है। और अगर हम इसके अर्थ की बात करें, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए बच्चों, मेसोस और पोटेमोस दो शब्दों से मिलकर ये बना है। मेसोस प्लस पोटेमोस, दो ये शब्द हैं। कौन से? ग्रीक भाषा के, यूनानी भाषा के। और इनका मीनिंग क्या है बच्चों? मेसोस का मतलब है मध्य। क्या मतलब है? मध्य। और पोटेमोस का मतलब है नदी। पोटेमोस का मतलब क्या है? नदी है। मेसोस और पोटेमोस दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि थी, उसी के लिए मेसोपोटामिया शब्द जो है उसका प्रयोग किया गया। जो मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे इतिहास के विद्यार्थी हैं, उनको ये अवश्य मालूम होना चाहिए, आज के बाद हमेशा आपको याद रहना चाहिए, क्या मेसोपोटामिया नामक कोई शहर है क्या? नहीं बच्चों, मेसोपोटामिया कोई शहर नहीं है। मेसोपोटामिया एक इंगित करता है ऐसी भूमि को जो बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। कैसी भूमि थी? बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। उसी के लिए ये वर्ड यूज किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताइए, तो आपको क्या लिखना है? ये ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमोस। एक्सेक्ट, बिल्कुल मनु जी, आपका बिल्कुल ठीक जवाब है। दो जो नदियां हैं, उन नदियों की उपजाऊ भूमि क्षेत्र को ये इंगित करता है। क्लियर हुआ क्या? उपजाऊ भूमि जो थी उसके लिए ये इंगित करता है। थम भेजिए मुझे, थम, ताकि मुझे ध्यान पड़े कि आप सभी को समझ में आया क्या, कि मेसोपोटामिया क्या है। जल्दी से थम्स अप भेजिए तो मुझे पता चलता है कि आप सभी को क्लियर हुआ कि जो हमारा चैप्टर है, जो उसका इनिशियल वर्ड है, आपकी बुक में लिखा गया है, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत हुई। क्या है बच्चों? मेसोपोटामिया। बिल्कुल ठीक, आप सभी ने थम्स अप भेज दिया है। मेसोपोटामिया का मतलब है दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। ललित जी, राधिका जी, श्रवण जी, बड़ा ही मजा आने वाला है हमको। अगर आप इस प्रकार से रिप्लाई करते रहेंगे तो ये क्लास 100% जीवंत क्लास हो जाएगी। बच्चों, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप सभी को याद करवाना है, 100% समझाना है। देखिए, बुक्स में सारी बातें दी हुई है, लेकिन हम जब आपस में जुड़ जाएंगे, आपको जब समझ में आने लगेगा, हाँ बुद्धि जी, श्रवण जी, आकाश जी, गोविंद जी, विनीता जी, राजवीर, शरद जी, प्रताप जी, हर्षित जी, आप सभी ने आंसर दे दिया है। यस मैडम, समझ में आ गया है। तो चले आगे। ओम प्रकाश जी, राकेश जी, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका कि दो नदियां जो थी उनके बीच का उपजाऊ क्षेत्र। अब ये मेसोपोटामिया वर्ड है, ये जरूरी नहीं है यहीं, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये वास्तव में कोई स्थान नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं अलग अलग स्थानों के नाम देते हैं, वैसे ये कोई स्थान नहीं है बच्चों, ये उपजाऊ भूमि क्षेत्र को इंगित करता है। और वो उपजाऊ भूमि क्षेत्र दो नदियों के बीच में आया था। और कौन सी नदियां थी? क्लियर, दजला और फरात, पूर्व और पश्चिम, दजला नदी, फरात नदी, इन दोनों के बीच में एक शानदार उपजाऊ क्षेत्र हुआ, जहां पर बच्चों 5000 ईसा पूर्व एक शानदार सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हमने सुमेरियन सभ्यता कहा। क्या कहा बच्चों? हमने सुमेरियन सभ्यता कहा। हाँ, फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल 100%, इसी के बाद हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। देख ले, अच्छे से सुन लेना। आरबीएससी ने कोई भी पोर्शन फिलहाल डिलीट नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई ने कर दिया है, इसीलिए सेकंड चैप्टर से मैंने शुरू किया है। क्लियर? हाँ, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया की पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मेसोपोटामिया जो है क्षेत्र कौन सी नदियों के बीच में है। अब दूसरे क्वेश्चन जो आपके पूछा जाता है परीक्षा में, क्या पूछा जाता है? मेसोपोटामिया की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्या पूछता है दूसरा क्वेश्चन?
दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, याद कैसे करेंगे, हमको याद कैसे करना है बच्चों। आप मान लीजिए किसी गली से निकल रहे हैं, एक बहुत ही शानदार बड़ा सा मकान देखते हैं, तो क्या रुकते हैं ना, रुकते हैं, उसको हम देखने लगते हैं। क्या लगता है, संपन्नता झलकती है, रॉयल्टी झलकती है। तो जब पैसा होगा तभी तो वो मकान बना होगा ना बच्चों। बिल्कुल इसी प्रकार से आ जाइए चैप्टर पर। हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर शहरी जीवन शुरू हुआ। तो बच्चों, शहरी जीवन कब शुरू होगा, कब हम एक स्टेप ऊपर उठते हैं, हम जब ही उठते हैं जब हमें क्या होता है, संपन्नता आ जाती है। तो मेसोपोटामिया की खास शहरी जीवन जो है, अब हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की विशेषता क्या रही। आपसे जो प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहला संपन्नता। ओके, और संपन्नता है तो माइंड में आएगा कि शहरी जीवन होगा। अब आगे तीसरा पॉइंट कैसे याद रखेंगे। देखिए बच्चों, अगर खाना खाने के पैसे नहीं होंगे तो क्या हम पढ़ सकेंगे, क्या हमें पहले पेट पूजा के लिए कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद कोई बात दूसरी करनी पड़ेगी। लेकिन जब शहरी जीवन हो गया, संपन्नता हो गई, तो बच्चों अब फिर क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया। तो इसी से हम लिखते हैं, लेखन कला कहते हैं, और लेखन कला का विकास हुआ। लेखन होगा तो साहित्य, लिटरेचर पोर्शन हमारा समृद्ध हो जाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रहेगा क्या, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, विशाल और समृद्ध साहित्य। और जब पढ़ने लिखने लगोगे तो मैथ में भी कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से याद रहेगा गणित। और चौथा, हाँ, बेबीलोनिया कहते हैं, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, हाँ आपको समझाऊंगी बिल्कुल बेबीलोनिया क्या है। चलिए बच्चों, क्या बता रही हूँ मैं आपको, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बता रही हूँ। समझ में आ रहा है। चलिए हम स्पीड को कम करके पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया जो है वो, इसकी विशेषताएं क्या थी बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैंने बताई वो क्या है, शहरी जीवन। नंबर 2, संपन्नता। नंबर 3, हमने विशाल साहित्य का निर्माण किया, समृद्ध साहित्य का निर्माण किया। साहित्य आया तो उसके बाद क्या हुआ, गणित भी डेवलप हुआ, और खगोल विद्या, आकाश, तारे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब की भी हमें जानकारी मिली। वास्तव में ये सारी विशेषताएं मेसोपोटामिया की है बच्चों, जो पूरे विश्व को इसकी देन है, पूरे विश्व को जो है इसकी देन है मेसोपोटामिया की। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों, आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर होती चली जाएगी कि गणित में क्या उन्होंने देन दी, खगोल विद्या में क्या देन दी। हमने पढ़ा, कैलेंडर हम पढ़ते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, एक 12 माह हम पढ़ते हैं, एक महीने में जो 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये सब किसने बताया, ये सब मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता ने पूरे विश्व को ये बताया। बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी, सबसे प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता, जिसने हमें ये सारी बातें बताई। चलिए बताइए, अब मेसोपोटामिया की 5 जो विशेषताएं हैं सभ्यता की, वो क्या है, याद हुई क्या। सेकंड क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं आपसे, कैसे याद रखना है, एक शानदार मकान यानी संपन्नता, यानी शहरी जीवन, और जब पैसा है, मकान है, तो लिखो पढ़ो। तो तीसरा आ गया समृद्ध साहित्य। चौथा क्या आया, जब समृद्ध साहित्य हो गया तो मैथ्स भी पढ़ी, गणित, और 5वां आया खगोल विद्या। बोलिए, क्या आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट जो हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, भारत की नहीं बात कर रही हूँ बच्चों, मैं विश्व का इतिहास पढ़ा रही हूँ, विश्व के इतिहास की बात कर रही हूँ। खगोल विद्या, 5वीं बात खगोल विद्या हुई। उत्कर्ष ऐप में चलेगा बच्चों, आपको YouTube पे ये क्लास दिखाई दे रही है, और यही क्लास आपको ऐप में भी दिखाई देगी। हमने 5 जो चीजें हैं वो याद की है। बताइए, आपको याद हुई क्या, थम्स अप भेजिए, तो मुझे मालूम पड़ता है कि आपको ये 5 विशेषताएं अगर एग्जाम में पूछी जाती है कि मेसोपोटामिया की, सुमेरियन सभ्यता की 5 विशेषताएं बताइए,
नंबर 1 शहरी जीवन, नंबर 2 संपन्नता, नंबर 3 विशाल और समृद्ध साहित्य, नंबर 4 क्या आ जाएगा आपका गणित, और नंबर 5 लेसन है आपके, ये मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ा रही हूँ बच्चों। आप क्या पूछ रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर है, लेखन कला और शहरी जीवन, विश्व का जो इतिहास है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों, वो पढ़ा रही हूं मैं, उसका चैप्टर सेकंड आपकी बुक में है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट की भी वैसे आपको सुविधा दी गई है। देखिए फोटो खींचनी है आपको, वैसे स्कूल की इस जो भी लिखाया जाएगा उसकी पीडीएफ मिलेगी बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है आपको इसकी क्लास पीडीएफ, मेरे हाथ का एक एक लिखा हुआ वर्ड आपको मिलेगा, ई नोट्स मिलेंगे, क्विज मिलेगी। देखिए बच्चों, आपके लिए हमारे निर्मल जी पूजनीय सर ने इतनी ज्यादा सुविधाएं प्रदान की है कि जब आप इसको पढ़ेंगे, आप जब ऐप से बहुत ही शानदार तरीके से उसको अच्छे से यूज करने लगेंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, फ्रेंडली यूजर बन जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि उत्कर्ष जो है कितनी शानदार क्वालिटी के साथ आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। बच्चों नंबर 1, आप इसको पूरी क्लास में, आपको मेरे साथ नोट करने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी क्लास पीडीएफ मिलेगी, क्विज मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है वो भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से, संडे टेस्ट, सभी कुछ आपको ऐप में प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, निर्मल जी का, कंप्लीट स्टाफ का, टेक्निकल टीम का। क्या बच्चों आपको पता है कितनी बड़ी टेक्निकल टीम हमारे पीछे लगी हुई है, जो आप नहीं देख सक रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी की पूरी टेक्निकल टीम, पूरा स्टाफ जो रात दिन मेहनत से लगा है, हमारे पीयूष सर जी, हमारे तरुण सर जी, हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ, विकास जी, मनोहर जी, सभी लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। 4 यूट्यूब चैनल, इतनी सारी क्लासें, 200 क्लासें, कैसे कोई मैनेज करते होंगे, सोचिए आप, विचार कीजिए कितनी मेहनत से आपको ये सुविधा दी जा रही है। और सबसे अच्छी बात, देखिए बच्चों, आप क्या कहते हैं, कोरोना है, हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ, मेरे विद्यार्थियों, आज के बाद ये बात आपको नहीं कहनी है, उल्टी बात कहनी है। क्या कोरोना है, निर्मल जी की कृपा है कि हम हर क्लास को 4 बार देख पा रहे हैं। बताइए बच्चों, अगर आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो क्या स्कूल में आप एक टीचर की क्लास 4 बार देख सकते हैं, सेम क्लास रिपीट कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन इस उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर आप उस क्लास को 4 बार, 6 बार, जितनी बार चाहो, बिना नेट के एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उस क्लास को मोबाइल डाटा ऑफ करके भी देख सकते हो, जितनी बार चाहो उसको रिवाइज कर सकते हो। कोई टफ टॉपिक है, पर्टिकुलर आप किसी टॉपिक पर उस मिनट का नीचे भी आपको दिया हुआ होगा, सिर्फ उस इतने बज के इतने मिनट पर वो टॉपिक ही आप पढ़ना चाहते हैं, तो उससे भी आप रिपीट कर सकते हो। बताइए इससे ज्यादा क्या सुविधाएं चाहिए? तो विद्यार्थियों, प्रॉमिस करो मुझसे कि आप टॉपर बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक टॉपिक को 4 बार, 6 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है, उसको परफेक्ट किया है। स्कूल जाने का समय खराब नहीं हो रहा, घर पे आराम से पढ़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। समय लगता है, आपको आने जाने के लिए पेट्रोल खर्च करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। तो इसीलिए आपको बहुत ही शानदार मेहनत करनी है। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य ना मिल जाए। बदलने हैं तो क्या बदलो, रास्ते बदलो, इरादे मत बदलो। ये नहीं कि कोरोना हो गया अब क्या करें मैडम, हमारी तो पढ़ाई नहीं हुई। नो एक्सक्यूज, बल्कि क्या कहोगे आज के बाद, मैडम हमने तो 4 बार टॉपिक पढ़ा और शानदार तरीके से हमको दूसरी बार, तीसरी बार में समझ में आ गया। हाँ, आप सभी लिख रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। बिल्कुल मजा आएगा आपको, क्योंकि हम इतनी सारी सर के द्वारा दी गई सुविधाओं के साथ जो पढ़ रहे हैं। तो क्या बदलोगे? रास्ते, इरादे नहीं बदलोगे। प्रॉमिस करो मेरे साथ, टॉप करना है हमको, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना है। सभी सब्जेक्ट के बहुत ही शानदार फैकल्टी जो है चूज किए गए हैं। आपको बता दूं, सर क्या कहते हैं हमेशा, निर्मल सर का क्या हमेशा मीटिंग में एक ही बात होती है
मैं हर चीज से समझौता कर लूंगा, लेकिन मेरे विद्यार्थियों को कोई नुकसान पहुंचे मैं हरगिज समझौता नहीं करूंगा। ऐसे आपके सर के विचार हैं बच्चों, इसीलिए आपको भी मजे लेने हैं, खूब आराम आराम से पढ़ाई करनी है। हाँ ललित जी, अमन जी, गौतम जी, मनीष जी, राजक जी, मजा आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। 2 बातें मैंने आपको पढ़ाई है। कौन कौन सी 2 बातें पढ़ाई? नंबर 1 पढ़ाया आपको मेसोपोटामिया शब्द का मीनिंग कौन सी भाषा का है बच्चों? यूनानी भाषा का। क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना है, जहां तक पढ़ा अच्छा पढ़ो, उसमें बिल्कुल गलती ना हो। 100% वो टॉपिक साइड में रख दो, पक्का तैयार हो गया। तो कौन सी भाषा? मेसोस और पोटेमोस, यूनानी भाषा। सेकंड टॉपिक मैंने पढ़ाया, इसकी विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं थी शहरी जीवन, संपन्नता, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि ये वर्तमान में कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जाए कि आप इतनी बातें जिसकी कर रहे हैं, वर्तमान में वो कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में वो इराक गणराज्य का हिस्सा है। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? इराक गणराज्य का हिस्सा है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर लेखन कला का विकास हुआ, देखिए तो वो विकास कहाँ कहाँ फैला, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र रहे जिन्होंने कि इस लेखन कला को ग्रहण किया। उस समय तक लेखन कला नहीं थी, लेकिन यहाँ से जब लेखन कला फैली तो कहाँ कहाँ फैली, कौन कौन से ऐसे एरिया थे। तो उससे पहले आपको मैप देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? मैप। हम बात कर रहे हैं किसकी? लेखन कला का विकास कहाँ कहाँ हुआ। देखिए ये नदी कौन सी है? ये नदी है हमारी दजला नदी, ओके। ये नदी है हमारी फरात नदी। और ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है? यही तो मेसोपोटामिया का एरिया है। क्या है? मेसोपोटामिया का एरिया है। देखिए इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेबीलोन, उरुक, उर, मारी, ये सारे शहर हम पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये दजला नदी है, ये फरात नदी है। यहाँ पर इनके बीच के एरिया में जब लेखन कला का विकास हुआ तो लेखन कला मिस्र में नील नदी की सभ्यता है। श्रवण कुमार जी, वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से ये सभ्यता कहाँ कहाँ फैली, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो कहाँ जाएगी? सीरिया में जाएगी। कहाँ जाएगी? तुर्की में। कहाँ जाएगी? लेबनान में। कहाँ जाएगी? भूमध्य सागर में। और इवन जो आप कह रहे हैं मिस्र में, ये मिस्र है बच्चों, मिस्र यहाँ पे है। मैप अवश्य देखना है, मैप आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। और नंबर 2, एग्जाम की बात बाद में करते हैं, सबसे पहली जरूरी चीज है कहाँ पे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसके बारे में अच्छे से क्लियर करना है, फिर आगे पढ़ना है जरूर। और अब तो आपकी सुविधा है, हमारे टाइम तो हम एटलस से पढ़ते थे, आपको तो मोबाइल में लिखना है मेसोपोटामिया की सभ्यता इमेज और आपको शो हो जाती है। तो जरूर मोबाइल का अच्छा यूज करना सीखो बच्चों। मैप जरूर देखो, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, कहाँ है मैप में उसको अवश्य देखो, ठीक है। तो तुर्की, सीरिया, लेबनान, भूमध्य सागर और मिस्र, इन सभी स्थानों ने भी 2000 ईसा पूर्व, क्या बोल रही हूँ, 2000 ईसा पूर्व जो है लेखन कला को अपनाया। किसको अपनाया? मेसोपोटामिया की लेखन कला को अपनाया। और उसी लेखन कला में हिसाब किताब होने लगा, लिखा पढ़ी जो है होने लगी। किससे? जो मेसोपोटामिया की जो देन थी, उसी से ही मेसोपोटामिया में जो लिपि थी, जिस प्रकार से लिखते थे, वो ही 2000 ईसा पूर्व तक कहाँ कहाँ फैला? तुर्की, सीरिया, लेबनान, भूमध्य सागरीय प्रदेश, पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश और इवन मिस्र के फराओ ने भी इसे स्वीकार किया। पूरा अच्छे से मैप दिख रहा है बच्चों। बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये दजला नदी है, ये फरात नदी है, यहाँ से मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है, सबसे पहले मेसोपोटामिया में विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। 5000 ईसा पूर्व ही हमें यहाँ बस्तियों के साक्ष्य जो है मिलने लगते हैं, ठीक है बच्चों। और लेखन कला कहाँ कहाँ फैली? इन स्थानों पर, इन स्थानों ने ग्रहण करी। बताइए कहाँ कहाँ पे? नंबर 1 तुर्की, नंबर 2 सीरिया, नंबर 3 जो है लेबनान, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मिस्र के फराओ ने भी इसे स्वीकार किया।
और 2000 ईसा पूर्व जो है क्या हुआ, यहाँ पर मेसोपोटामियाई लेखन कला में जो है क्या हुआ, मेसोपोटामियाई लेखन कला में, आप फोन को हॉरिजॉन्टल करिए, अपने यहाँ पर आपको अच्छे से बड़ा मैप दिखने लगेगा। बच्चों आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप फोन को इस तरीके से रखिए और फिर अच्छे से देखिए, आपको क्लियरली मैप दिखेगा। और ये जो मैप है बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हमेशा बुक भी साथ में खुली रखिए, उसमें भी देखिए आपको क्लियर मैप दिखेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि ये मेसोपोटामियाई सभ्यता है कौन कौन से शहरों में, कौन कौन से प्रदेशों में विकसित हुई। तो अगर हम उसकी बात करें कि कौन कौन से प्रदेशों में विकसित हुई, तो सबसे पहला जो आता है बच्चों वो आता है सुमेर। सुमेर नामक स्थान जो था वहां पर, और उसके बाद हम देखते हैं तो अक्कद नामक स्थान पर, कहां पर, अक्कद नामक स्थान पर ये सभ्यता विकसित हुई। उसके बाद हम बात करते हैं तो बेबीलोन नामक स्थान पर ये सभ्यता आई, और उसके बाद चौथा अगर हम बात करें तो असीरियाई लोगों ने इस पर अधिकार किया और हमने उसको नाम दिया असीरिया। अब ये मैंने क्या बताया इसके बारे में हम चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए ये वास्तव में जो जगह है उनके अब नाम बता रही हूँ। जो दक्षिण का रेगिस्तानी एरिया था, ये नदियां हैं, और इसके नीचे का ये जो एरिया है बच्चों, ये कैसा एरिया है, ये रेगिस्तानी एरिया है। यहीं पर लेखन कला विकसित हुई, यहीं पर शहरी जीवन की शुरुआत हुई, और अलग अलग जो क्षेत्र थे वहां पर ये सभ्यता विकसित हुई। सबसे पहले यहाँ पर सुमेर नामक स्थान पर सभ्यता का विकास हुआ, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया, सुमेरियन सभ्यता। क्या नाम दिया बच्चों, सुमेरियन सभ्यता का नाम दिया। क्यों, क्योंकि सबसे पहला एरिया सुमेर था। ये नहीं दिख रहा है ना, क्यों नहीं दिख रहा है मैप में सुमेर, क्योंकि उसके बाद उसकी जगह पे अक्कद लोग आए। देखिए यहाँ के लोग नहीं हैं, बाहर से पश्चिमी स्थानों से यहाँ पे लोग आते गए, शक्ति बढ़ाई और राज किया, और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की भाषाओं पर अलग अलग भाषाएं यहाँ पर डेवलप हुई। देखिए सबसे पहली जो ज्ञात भाषा है वो क्या है, सुमेरियन भाषा। सबसे पहला एरिया कौन सा था जहां पर सभ्यता डेवलप हुई, बताइए, सुमेर। कौन सा एरिया था, सुमेर। लैंग्वेज कौन सी, सुमेरियन भाषा। उसके बाद जो एरिया हमें मिला वो कौन सा मिलता है, अक्कद। अक्कादी लोग यहाँ पर आए, अक्कद जगह का नाम है, बाहर से आए यहाँ पर अक्कद लोग, और अक्कद लोगों ने कौन सी भाषा डेवलप करी, तो दूसरी जो भाषा हमें मिलती है वो कौन सी भाषा मिलती है, अक्कदी भाषा जो है हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्षेत्र अस्तित्व में आया वो था बेबीलोन। आपने अभी पूछा था बेबीलोन, और उस 2000 ईसा पूर्व के बाद बच्चों इसे बेबीलोनिया सभ्यता कहा गया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ आपको कि जैसे जैसे बाहर से लोग आए उनकी लैंग्वेज अलग थी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में राजा बन गए और क्षेत्र को विकसित किया, और उसी कारण सभ्यता का नाम भी बदलता है। सुमेरियन सभ्यता, फिर उसके बाद अक्कादी भाषा का प्रचलन हुआ, उसके बाद बेबीलोन का डेवलपमेंट हुआ और हमने इसको बेबीलोनिया सभ्यता कहा। क्या कह दिया फिर, बेबीलोनिया की सभ्यता कह दिया। जैसे जैसे क्षेत्र अलग अलग हुए, वहां की लैंग्वेज अलग अलग हुई, वहां के लोग अलग हुए, और उन्होंने ही इस सभ्यता को विकसित किया। इसके बाद असीरिया, सीरिया के लोग आ गए, इन्होंने अधिकार कर लिया और असीरियाई प्रदेशों का अधिकार हो गया, तो हमने क्या कह दिया, असीरियाई प्रदेश कह दिया, इसे असीरियाई प्रदेश कहा। 4 प्रदेश बताए हैं आपको, कौन कौन से, दक्षिणी भाग के, जो मरुस्थली भाग था, रेगिस्तानी भाग था, लेकिन खूब अच्छा यहाँ पर पानी आएगा। क्यों, दजला और फरात नदियां नहरों का काम कर रही है बच्चों, बहुत ही उपजाऊ भूमि है यहाँ की। चलिए तो हम कौन कौन से स्थान पढ़ेंगे, सुमेर आएगा, फिर अक्कद आएगा, उसके बाद सुमेर, उसके बाद आएगा अक्कद। लीजिए स्क्रीनशॉट, वैसे आपको सब सुविधाएं हैं बच्चों, आपको जो देखना है देखिए। सबसे पहले सुमेर आएगा, उसके बाद आएगा अक्कद, उसके बाद आएगा बेबीलोनिया, और उसके बाद आ जाएगा असीरियाई लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया। 1100 ईसा पूर्व लगभग
असीरियाई लोगों ने इसका अधिकार कर लिया था, ठीक है। और अक्कदी लोग आते हैं लगभग 2400 ईसा पूर्व। इस प्रकार जो है लैंग्वेज भी डेवलप होती है। 2400 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो अक्कदी भाषा चलती है। 2000 ईसा पूर्व बेबीलोन डेवलप हुआ। कौन डेवलप हुआ? बेबीलोन। और बेबीलोनिया कहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो की डाउनलोड हो जाएगी क्या? बिल्कुल, आपको ऐप की जो क्लासें हैं वो बराबर आप देख सकेंगे। आपको ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्लास पीडीएफ मिलेगी। बच्चों, ऐप में आ जाइए, ऐप में यही क्लास दिखेगी आपको, और आपको क्लास पीडीएफ भी दिखेगी। उसमें मैं नहीं होंगी, आपको पूरा मेरा लिखा हुआ बिल्कुल आराम से दिख पाएगा। ओके, चले आगे। हाँ, तो क्या क्या बताया मैंने आपको, अब बताइए क्या बताया। सबसे पहला जो हमें क्षेत्र मिलता है जहां डेवलपमेंट हुआ इस सिविलाइजेशन का, वो क्या एरिया था? सुमेर, फिर अक्कद, फिर बेबीलोन, और चौथा आया असीरिया ने अधिकार कर लिया और असीरियाई प्रदेश। आपसे पूछते हैं, बताइए प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? चलिए, प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो प्रथम ज्ञात भाषा थी बच्चों सुमेरियन। कौन सी भाषा थी? सुमेरियन भाषा जो है वो प्रथम ज्ञात भाषा थी। उसके बाद कौन सी, सेकंड कौन सी आई? ये तो थी फर्स्ट। उसके बाद अक्कदी लोग आए, तो अक्कदी भाषा जो है वो यहाँ पर डेवलप हुई। कब हुई? 2400 ईसा पूर्व। कब हुई? 2400 ईसा पूर्व जो है अक्कदी भाषा यहाँ पर डेवलप हुई। उसके बाद हमें कौन सी लैंग्वेज पता चलती है? अरामाइक का जो लैंग्वेज है, अरामाइक लैंग्वेज, जो अक्कद के बाद कौन से लोग आए? असीरियाई लोग। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो आ जाती है अरामाइक लैंग्वेज। आज भी इराक में वर्तमान में भी ये लैंग्वेज जो है बहुत से लोग बोलते हैं। अशोक के अभिलेखों में भी हमें अरामाइक का लैंग्वेज मिलती है बच्चों। क्लियर हुआ? अरामाइक जो हो गई ये लैंग्वेज, सुमेरियन भाषा, उसके बाद अक्कदी भाषा, उसके बाद आती है हमारी कौन सी लैंग्वेज? उसके बाद आ जाती है 1400 ईसा पूर्व के आसपास हमारी अरामाइक जो है लैंग्वेज हमें मिलती है। चलिए, अब हम बात करते हैं, लैंग्वेज क्लियर हुई, स्थान क्लियर हुए, प्रदेश कहाँ कहाँ पे सभ्यता विकसित हुई, ये सब क्लियर हुआ। हाँ, बेबीलोनिया 2000 ईसा, उसकी लैंग्वेज वही चलती रही, जो अक्कदी लैंग्वेज है वही चलती रही। देखिए, जो लैंग्वेज होती है उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं, फिर वही लैंग्वेज चलती रही। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, देखिए यूट्यूब पे आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है बच्चों। ऐप में आइए, उत्कर्ष ऐप जो है उसमें आपको क्लास पीडीएफ, क्विज, ई नोट्स, आज की क्लास के सब मिलने वाले हैं। जो जो आप YouTube पे क्लास देख रहे हैं इसमें सिर्फ आप क्लास ही देख पाएंगे, वापस नहीं देख पाएंगे उसको। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि क्यों मेसोपोटामिया सभ्यता की इतनी जो है खोज की गई। इस मेसोपोटामिया जो सभ्यता है इसकी खुदाई का इतना महत्व क्यों है? मेसोपोटामिया जो है इसका उत्खनन किया गया, ठीक है बच्चों, उत्खनन किया गया। तो इसके उत्खनन का महत्व क्यों था? पूरे यूरोप ने, न केवल दजला फरात के एरिया के लोगों ने, बल्कि पूरे यूरोप के लोग जो थे बच्चों इसके उत्खनन में इंटरेस्ट रखते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो इसके उत्खनन में इतना इंटरेस्ट रखते थे? कब इस उत्खनन का कार्य आरंभ हुआ, कहां कहां उत्खनन हुआ और क्या क्या चीजें प्राप्त करी, ये सारी बातें अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है 1840 के दशक में उत्खनन की शुरुआत हुई। क्या हुआ? 1840 में के दशक में उत्खनन प्रारंभ हुआ। अब ये कुछ जगह है बच्चों, ये हम बाद में अच्छे से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासों में। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये जगह है, शहर है जहां पर सबसे ज्यादा, मतलब बहुत 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष तक खुदाई होती रही, क्योंकि ये महत्वपूर्ण शहर थे। इतनी खुदाई तो हम हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं पढ़ते जितनी लंबी यहाँ पर खुदाई चलती रही। अच्छा बच्चों, खुदाई से क्या चीजें प्राप्त होती है बता सकते हैं? कैसे हम इतिहास को लिख पाते हैं? इतिहास को जानकारी प्राप्त करने के सोर्सेस क्या हैं बच्चों? क्या हम विज्ञान की तरह
हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके पानी थोड़ी बना सकते हैं। क्या हम 100 डिग्री पे उबाल करके देख सकते हैं कि कैसे पानी से भाप बनती है? नहीं बच्चों, हमें खोजें करनी पड़ती है। पूरा तात्विक आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उत्खनन करते हैं और बहुत सारी चीजें, पूरा तात्विक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जिसके आधार पर इतिहास बनता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके आधार पर सभ्यता की जानकारी मिली। बताइए कौन कौन सी ऐसी है वस्तुएं जिससे सभ्यता की जानकारी मिली। तो कौन कौन सी वस्तुएं मिली हमें खुदाई में? देखिए मैं इस तरीके से लिखूंगी कि आपको अभी हाथों हाथ याद हो जाने वाला है। इमारतें, ठीक है, इमारतें हम खुदाई करते हैं, मंदिर मिले उसे हम इमारत कहते हैं। मंदिर में क्या होती है बच्चों? मूर्तियां। तो दूसरी चीज क्या हो गई? मूर्तियां। इमारतें, उसके बाद मूर्तियां। मूर्तियों पे क्या होता है बच्चों? आभूषण पहनावा होता है। आभूषण किससे बनते हैं बच्चों? औजारों से बनते हैं। मूर्ति पर आप क्या चढ़ाते हैं? मूर्ति पर हम चढ़ाते हैं मुद्राएं। क्या चढ़ाते हैं? मुद्राएं। और अंत में क्या हो जाता है? अंत में कब्र में सबको दफना दिया जाता है। कब्रें मिली और लेखन कला हम पढ़ रहे हैं तो लिखित दस्तावेज हमें प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए किन आधारों पर, किन चीजों पर, ये क्या है? पुरातात्विक वस्तुएं हैं। पुरातात्विक वस्तुएं जिसके आधार पर खोजें होती है और डिसीजन लिए जाते हैं। ये साक्ष्य है बच्चों जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार से लोग जीवन जीते होंगे, लेखन कला डेवलप हुई होगी। कैसे पता चलता है? साक्ष्यों के आधार पर। तो ये साक्ष्य हैं। कैसे याद रखोगे बताइए? देखो सबसे पहले आप सोचिए कि हम मंदिर में हैं, ठीक है? तो मंदिर एक इमारत है, उसके बाद उसमें मूर्ति है। मूर्ति पे क्या है? गहने पहने हुए हैं। तो आभूषण। आभूषण कैसे बने? टूल्स, औजार से। और उसके बाद आपको याद रखना है हमने भेंट चढ़ाई मुद्रा और सबका अंत हो गया कब्र और उसके बाद लिखित दस्तावेज। ये सारी चीजें हमें मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त हुई है। तो आपके प्रश्न का आंसर होता है कि इन सभी चीजों से, हाँ विनीता यादव जी आपको समझ में आया है? तो ये सारे मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि आप इन्हें भूल न पाए। हाँ, मृतभांड, बर्तन, ये सभी अवश्य मिलते हैं। आपसे पूछा जाए तो याद रखने की ट्रिक है ये कि इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, औजार, मुद्राएं, कब्रें और लिखित दस्तावेज, बहुत बड़ी संख्या में हमें पट्टिकाएं प्राप्त हुई। लिखित पट्टिकाएं, पट्टिकाओं पर लिखते थे ये लोग और जिससे हमें सभ्यता के बारे में पता चला। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसके उत्खनन को इतना महत्व क्यों दिया गया। 1840 के दशक में प्रारंभ हुआ लेकिन खूब महत्व दिया गया। सिर्फ मेसोपोटामियाई लोगों ने ही नहीं, संपूर्ण यूरोप ने। किसने? देखिए बच्चों, संपूर्ण यूरोप के लोगों ने उत्खनन करवाया है, यानी अपना पैसा खर्च किया और उत्खनन करवाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, हाँ, माँ के समान बिल्कुल आप मेरे प्यारे बच्चों हो। बच्चों स्नेह बनाइए रखिए, मेरा आशीर्वाद खूब खूब आपके साथ है। दिल से मेरी ये इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, मेरी शुभकामना है, आप सब सफलता को बहुत ही शानदार तरीके से प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक क्लास को 4 बार देख सकेंगे, उसको अच्छे से याद कर सकेंगे, शानदार ई नोट्स होंगे, क्विज से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे और मेरा आशीर्वाद है कि सब कुछ बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए, तो यूरोप के लोगों ने क्यों महत्व दिया, मैं ये बता रही थी। 2 कारण थे, इसी कारण से महत्व दिया। सबसे पहला तो जो ये बाइबिल जो पुस्तक है बच्चों, बाइबिल क्या है? जो इनकी ईसाई धार्मिक पुस्तक है बाइबिल। बाइबिल में क्या दिया हुआ है? बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट, जो इसका फर्स्ट पोर्शन है बाइबिल का, ओल्ड टेस्टामेंट, उसकी बुक ऑफ जेनेसिस में एक शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है? नेक्स्ट पेज पे लिखती हूं मैं अच्छे से। बाइबिल जो है बच्चों, उसके बाइबिल के जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग उसको क्या कहते हैं? प्रथम भाग को हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। प्रथम भाग को क्या कहते हैं हम? ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट। इस ओल्ड टेस्टामेंट में ही हमें क्या मिलता है? ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक ऑफ जेनेसिस है, क्या है ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस? इसमें हमें
एक शब्द मिलता है। वो शब्द क्या है? वो शब्द है शिमार। क्या शब्द मिलता है हमें बच्चों? शिमार शब्द मिलता है। और ये शिमार जो है वो सुमेर के लिए ही प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ भी बताया गया है। इसका अर्थ जो बताया है, ईंटों का शहर। सुमेर जो ईंटों से निर्मित शहर, ईंटों का जो शहर है, उसके लिए, ईंटों से बने हुए जो शहर है उसके लिए ही ये शिमार शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सुमेर को बताता है। और हम सुमेर ही तो पढ़ रहे हैं, सुमेरियन सभ्यता पढ़ रहे हैं। इसीलिए पूरे यूरोप के लोग इसको महत्व देते थे। वो मानते थे कि जो हमारी धार्मिक पुस्तक है, संभवतः उसमें जो कहानियां दी गई है वो ही सत्य है और हम उसकी खोज करेंगे। देखिए, उसमें कहानी दी गई है। इसमें क्या कहानी दी गई है? इसमें कहानी दी गई है कि एक जल प्लावन बहुत जबरदस्त तरीके से क्या हुई, बाढ़ आई, सब लोग डूबने वाले थे, लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को जन्म दिया जिसका नाम था नोवा, और उसने एक बड़ी सी नाव बनाई और इसमें कुछ लोगों को रखा, और जो बच गए उन्हीं ने सभ्यता को जन्म दिया। तो इसीलिए यूरोप के लोग इसकी खोज कर रहे थे कि क्या हमें वो पट्टिका मिल जाती है जिस पर इस जल प्लावन का वर्णन है। इसी के साथ मेसोपोटामिया के भी महाकाव्य में ऐसी हमें जानकारी मिलती है कि जीवशूद्र नामक व्यक्ति था, उसने सभी को जन्म दिया, जीवशूद्र। और उत्तनापिस्तम भी नाम लिखा हुआ मिलता है कि उसने सभी को बचाया। तो ये लोग खोज करने लगे कि संभवतः हमें ऐसी कोई पट्टिका मिल जाती है। धीरे धीरे जब खोजें हुई तब ये चीजें गौण हो गई और वो लोग मानव जीवन को खोजने लगे। नंबर 2 कारण ये था, पहला कारण तो ये था, और दूसरा कारण था कि ये अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। जो यूरोप के लोग थे वो इस मेसोपोटामिया की भूमि को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, इसीलिए इसकी खोज करते थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा है। क्वेश्चन में आता है मेसोपोटामिया की कोई 2 भौगोलिक विशेषताएं बताइए। तो अब हम बात करते हैं भूगोल कैसा है, किस प्रकार का है, कहाँ का हिस्सा है? इराक गणराज्य का। तो यहाँ पे विविधताओं का देश है। सबसे पहली बात तो आपको लिखनी है कि यहाँ पे भौगोलिक विविधता पाई जाती है। क्या है? भौगोलिक जो है वो विविधता यहाँ पर मिलती है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, इसका पूर्वोत्तर एरिया लेते हैं। देखिए ये क्या होता है? पूर्व, ये क्या होता है? पश्चिम, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? उत्तर, और ये हिस्सा होता है बच्चों दक्षिण। इतना तो आपको पता ही होगा जहां तक मैं सोचती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात कहते हैं वो क्या कहते हैं कि इसका जो पूर्वोत्तर एरिया है, कौन सा एरिया है? इसका जो पूर्वोत्तर एरिया है, पूर्वी उत्तरी हिस्सा, वहां पर क्या है? क्या बता रही हूं मैं? पूर्वोत्तर एरिया, भूगोल बता रही हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यहाँ पर बच्चों हरे भरे क्या थे? ऊंचे नीचे मैदान थे, हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे, और खूब सारे वृक्ष यहाँ पर उग गए। वृक्ष जब यहाँ पर आए और धीरे धीरे पर्वतों की श्रृंखला के निर्माण होते चले गए। तो क्या बताया? पूर्वोत्तर एरिया में हरे भरे आच्छादित मैदान है जो पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में बदलते चले गए। उत्तर की ओर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? एक घास है जो स्टेपी घास कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेपी घास। घास होगी तो क्या होगा? घास होगी तो भेड़ बकरियों को भरण पोषण का अच्छा स्थान होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर और क्या मिलते हैं? यहाँ पर हरे भरे जो हमें हरे भरे क्या मिले? हरे भरे मैदान मिलते हैं जो वृक्षों से आच्छादित है। नंबर 2, हमें यहाँ पर स्वच्छ झरने मिलते हैं। नंबर 3, यहाँ पर हमें जंगली फूल प्राप्त होते हैं, खूब सारे। सोचिए उस स्थान पर आइए जहाँ खूब सारे हरे भरे आपको पर्वत दिख रहे हैं, खूब सारे वृक्ष हैं, तो क्या होंगे बच्चों? शानदार झरने होंगे और जंगली फूल होंगे। याद रहेगा, शानदार झरने हैं, जंगली फूल है। अब यहाँ आ जाते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पर घास है। कैसी? स्टेपी घास। कैसी घास है? स्टेपी घास है। स्टेपी जब घास यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर भेड़ बकरियों का भरण पोषण अच्छा हो पाता है। चलिए काम की बात बताइए। जब मैंने आपको कहा पेड़ पौधे हैं, मैंने कहा घास है, तो बताइए व्यवसाय क्या होगा बच्चों? व्यवसाय होगा कृषि और पशुपालन। व्यवसाय क्या होगा? कृषि भी होगा और पशुपालन भी होगा।
यहाँ पर कृषि जो है बच्चों 7000 ईसा पूर्व ही डेवलप हो गई थी। बहुत बड़ी बात है, याद रखना है। आपको क्वेश्चन आता है, बताइए कृषि का विकास कब हुआ? 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व यहाँ कृषि डेवलप हो चुकी थी। किसकी खेती होती थी? तो ध्यान रखना है, गेहूं की खेती, जौ की खेती, मसूर की खेती, मटर की खेती, मसूर की खेती, ये सारी खेती जो है यहाँ पर होती थी। कृषि की बात हुई। कृषि के लिए सिंचाई कहाँ से होगी? अरे बच्चों, दजला फरात की जो नदियां हैं, ये जो दजला और फरात की जो नदियां हैं, ये क्या कर देती थी? इस क्षेत्र को सिंचित कर देती थी। और उरुक, बेबीलोन, ये सारा कृषि वाला एरिया है। शानदार कृषि। पूरे हम आगे जब रोम साम्राज्य पढ़ेंगे, पूरे रोम साम्राज्य में नंबर 1 पे कृषि यहाँ पर मेसोपोटामिया में होती थी। ओके, कृषि। नंबर 2 बात बताई पशुपालन। हमने क्या पढ़ा? पशुपालन। घास है तो खूब अच्छे से झाड़ियां, जब सर्दी के बाद जो वर्षा होती थी, सर्दी के बाद की जो वर्षा होती थी, तब बहुत शानदार झाड़ियां जो है उगाती थी, गजब वाली झाड़ियां। और इसी के कारण से क्या हो जाता था? पशुपालन खूब अच्छी तरह से हो जाता था। तो यहाँ का पशुपालन जो था, देखिए 2 व्यवसाय बताए, कृषि, पशुपालन। लेकिन बच्चों पशुपालन ज्यादा विकसित था। क्यों? भेड़ बकरियों के लिए घास खूब जबरदस्त होती थी, अच्छी किस्म की घास। और इन पशुओं से क्या मिल जाता था? पशुओं से हमें दूध मिल जाता था, ऊन मिल जाती थी, मांस मिल जाता था। ये सारी चीजें पशुओं से प्राप्त होती थी। अब क्या कह रही हूँ? नदियां हैं, दजला और फरात नदियां, जो अपने साथ क्या लेकर आ रही है? बहुत ही शानदार उपजाऊ बारीक मिट्टी। क्या लेकर आती थी? उपजाऊ बारीक मिट्टी जो है वो नीचे ले आती थी अपने साथ बहा करके। जब बाढ़ आती, जबरदस्त मिट्टी यहाँ पे छोड़ जाती थी और उससे बहुत ही शानदार उपजाऊ क्षेत्र जो है वो क्रिएट हो जाता था। नंबर 1 बात, ये नहरों की तरह भी काम करती थी। परिवहन में भी दजला नदी पहाड़ी एरियो के लिए काम आ जाती थी। इस प्रकार से 2 व्यवसाय, कृषि, पशुपालन। और नंबर 3, चूंकि नदियां हैं तो क्या होगा बच्चों? मछलियां होगी। तो मत्स्य व्यवसाय जो है ये भी बहुत ही अच्छा था। खूब बड़ी मात्रा में हमारे पास क्या होती थी? मछलियां। तो मछली पालन का कार्य भी किया जाता था। ध्यान रखना है, मछली का बेचने का भी कार्य खूब बड़ी मात्रा में यहाँ पर चलता था। कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य कार्य हुआ, और यहाँ पर खजूर के पेड़ बहुत होते थे। इसीलिए यहाँ पर खजूर का जो फल, जो हमें खजूर के पेड़ होते थे, उसे पिंड फल जो है वो बड़ी मात्रा में प्राप्त होता था। इस प्रकार कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, ये सारे के सारे कार्य जो थे बहुत ही शानदार तरीके से विकसित थे। दक्षिणी भाग जो है, हमने क्या क्या भाग पढ़ा? उत्तरी भाग पढ़ा, पूर्वोत्तर भाग पढ़ा। मेन भाग जो है ये दक्षिणी भाग है, और यही दक्षिणी भाग जो था, यहीं पर ही सारी की सारी सभ्यता डेवलप हुई। मेन जो भाग है हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी दक्षिणी भाग पर सारी सभ्यता का विकास हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बातें करेंगे, और इसी के साथ जुड़े रहना। आप सभी कमेंट करना क्या मजा आ रहा है आपको। ओके, धन्यवाद।